Good morning students. My name is Kavita Silwal, Assistant Professor from गुरुकुल महिला महाविद्यालय। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स। Association of attributes refers to the relationship between two or more attributes in a data set. It is a statistical technique used to analyze the relationship between variables or attributes. In other words, it is the process of identifying the interdependence between different attributes. Attributes का मतलब यहाँ पर होता है गुण। गुण क्या हो सकते हैं? जैसे आप सुंदर हैं, आपके पास रोजगार है, आप पढ़े लिखे हैं, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं? गुण। और ये जो गुण होते हैं कई सारे वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप पढ़े लिखे तो हैं पर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर एक नेगेटिव एट्रीब्यूट बन गया कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपके पास जॉब नहीं है। अगर हम इसी का दूसरा फैक्टर देखें कि आप पढ़े लिखे हैं और आपके पास जॉब भी है, रोजगार भी है, मतलब आप पढ़े लिखे होने के साथ साथ उसका उपयोग अपनी अर्निंग में भी कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपके पास जो दोनों गुण हैं वो कैसे हैं? पॉजिटिव। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि एनालाइज करना है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स और एट्रीब्यूट्स। दो अलग अलग गुणों के बीच में क्या संबंध है, इसको जानना ही, इसको कैलकुलेट करना ही कहलाता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब हम देखेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की जब हम बात करें तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स और दूसरा स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट। हमारा जो डिस्कशन है पहले हम देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जिसे आप संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं। संख्यात्मक रूप में मापना मतलब जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। कैसे? आपने जैसे कहा कि किसी एक क्लास के बच्चों की हाइट को आपको मेज़र करना है कि एक क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी हाइट क्या है। अब सपोज आपने क्लास फर्स्ट के बच्चों को लिया और कहा कि अब हम देखते हैं कि इसमें जितने भी बच्चे जस्ट आप एक नंबर ले लो, जैसे 30 बच्चे उस क्लास के अंदर हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि क्लास 1 के जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट कितनी है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? उन 30 बच्चों की हाइट को मेज़र करेंगे। मेज़रमेंट करने के बाद आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, आपके पास एक डेटा आ गया। आप पर स्टूडेंट के सामने आप लिख सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट ए है तो उसकी हाइट कितनी है, स्टूडेंट बी है तो उसकी हाइट कितनी है। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं? ओवरऑल 30 स्टूडेंट्स की हाइट को मेज़र करके वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। इससे आपको एक डेटा मिल जाएगा और उसे आप एनालाइज कर सकते हैं। आप अगर देखना चाहते हैं कि कृषि में उत्पादन की मात्रा कितनी हो रही है, जैसे हमको देखना है कि भाई एक पर्टिकुलर इतना स्क्वायर फीट का लैंड है, यहाँ पर अगर हम किसी उत्पाद को उगा रहे हैं तो उसमें उसका कितना ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिल रहा है, तो आप उसको मेज़र कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि विवाह के समय व्यक्तियों की आयु आपको मेजरमेंट करना है, सपोज एक गांव का, आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर मोस्टली जब लोगों की शादी होती है तो उनकी उम्र कितनी होती है, तो उम्र को भी आप क्या कर सकते हो? मेज़र कर सकते हो। तो जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हो उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड है इसमें स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का नाम मतलब हुआ गुण। अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि उस चीज़ का आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसे माप नहीं सकते हो, तो उसे कहेंगे आप स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे सुंदरता आप माप सकते हो क्या? आप बोल सकते हो क्या आप 2 किलो सुंदर हो, आप 4 किलो सुंदर हो, आप 5 किलो सुंदर हो? आप उसे माप नहीं सकते हो, मेज़र नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ उस गुण को बता सकते हो कि आप सुंदर हैं, है ना। जैसे किसी को आप कहेंगे अरे वाह आप पढ़े लिखे हैं,
तो आप पढ़े लिखे बस बोल सकते हो, आप उसको मेज़र करके बता सकते हो क्या कि आप कितने किलो, या उसका कुछ मेज़रमेंट की यूनिट है क्या कि जो आप उसे माप के बताओगे कि आप कितना पढ़े लिखे हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप सिर्फ गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति यानी कि एट्रीब्यूट्स की सिर्फ प्रेजेंस और एब्सेंस को बता सकते हो, उसे क्या कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे एक ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जिसे हम कहते हैं कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या का मतलब जैसे जहाँ पर आपको रिसर्च करना है ना, कुछ डेटा का आपको कलेक्शन करना है। सपोज आप एक गांव में जाते हैं और वहाँ आपका रिसर्च की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर 100 लोग हैं। आप देखना चाहते हैं कि उन 100 लोगों में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग लिटरेट हैं और कितने इलिटरेट हैं, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, साक्षर नहीं हैं। यहाँ पर एक गुण आपने क्या देखा, साक्षरता, और उसी का अपोजिट अनुपस्थिति क्या देखा, असाक्षर, पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरा आप ये देखना चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके पास रोजगार है कि नहीं, या फिर जो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके पास रोजगार है या नहीं। तो आपने दो गुणों के बारे में यहाँ पर बात की है ना। पहला गुण आपने देखा कौन सा, लिटरेट और इलिटरेट, यानी कि एक उपस्थिति कि वो पढ़ा लिखा है, दूसरा वो पढ़ा लिखा नहीं है। एक देखा आपने कि उसके पास रोजगार है और रोजगार नहीं है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप इसको कैसे देखेंगे, टोटल पॉपुलेशन जो 100 थे उसको आप दे देंगे नंबर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कैपिटल N। अब आपका पहला गुण, पहला एट्रीब्यूट लिटरेट पीपल पॉजिटिव है, इसीलिए आप इसे कौन सा नंबर देंगे, कैपिटल A। लिटरेट का ही अगर आप नेगेटिव वर्जन की तरफ जाएं तो उसे क्या बोलेंगे, इलिटरेट। इलिटरेट मतलब उसका निरक्षर होना, निरक्षर नेगेटिविटी को शो कर रहा है, तो उससे आपने क्या ले लिया, स्मॉल a। अब दूसरा फैक्टर आपको उनमें देखना था, रोजगार या फिर बेरोजगार। रोजगार पॉजिटिव फैक्टर को शो करता है, इसीलिए आपने उस दूसरे गुण को नाम दिया कैपिटल B। और अनएम्प्लॉयमेंट उसकी अनुपस्थिति को दिखाता है, मतलब उसके पास रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है, उसे आपने क्या नाम दिया, स्मॉल b। अब लिटरेट को आपने कैपिटल A बोला था, है ना, और एम्प्लॉयमेंट भी है उसके पास, उसको आपने क्या बोला था, कैपिटल B। अब आपने उसमें से कुछ ऐसे लोगों को चुना जो साक्षर भी है यानी कि लिटरेट भी है और उनके पास रोजगार भी है मतलब एम्प्लॉयमेंट भी है, तो दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, इसीलिए कैपिटल A कैपिटल B इनका जो एसोसिएशन बनेगा, है ना, हमको यहाँ पर एसोसिएशन ही देखना है, तो एसोसिएशन क्या बना दोनों गुणों का या एट्रीब्यूट्स का, कैपिटल A कैपिटल B। और जब भी आप दो गुणों को जब आप एसोसिएट करते हैं, एक एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट दिखाते हैं, तो उसे हमेशा आपको ब्रैकेट में शो करना है। तो इसलिए आपने पढ़े लिखे रोजगार युक्त व्यक्ति का जो आपने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट बनाया वो क्या बना, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A कैपिटल B। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, इलिटरेट और अनएम्प्लॉयड, है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि वो लिटरेट है और उसमें साथ में उसके वो पर वो बेरोजगार है, तो लिटरेट को आप कैपिटल A और अनएम्प्लॉयमेंट को स्मॉल b। नेक्स्ट, इलिटरेट नेगेटिव था इसलिए उसको क्या नाम दिया आपने, स्मॉल a। अब यहाँ पर व्यक्ति इलिटरेट है बट उसके पास रोजगार है, मतलब वो एम्प्लॉयड है, तो ये इलिटरेट स्मॉल a को शो करता है और एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए वो किसको शो कर रहा है, कैपिटल B से उसको शो किया गया है। अब इनका एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन क्या बना, स्मॉल a कैपिटल B, जिसको आप किसके अंदर शो करेंगे, ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। नेक्स्ट इसमें वो व्यक्ति इलिटरेट भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी, मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं है, निरक्षर है और उसके पास रोजगार भी नहीं है, दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए दोनों को किस में शो किया गया, स्मॉल लेटर्स में, यानी कि स्मॉल a स्मॉल b। और इनका एसोसिएशन दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ब्रैकेट के अंदर शो करना पड़ेगा। अब
आपको जितने भी एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स जब कैलकुलेट करने होते हैं तो उसके लिए आपको एक 9 स्क्वायर टेबल बनाना होता है। अब वो 9 स्क्वायर टेबल क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। इसे 9 वर्ग सारणी, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है ना, 9 स्क्वायर टेबल, मतलब यहाँ पर कितने कॉलम और रो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखिए काउंट करेंगे 9 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 दिख रहे हैं आपको। अब इसमें उन दोनों एट्रीब्यूट के एसोसिएशन को आप लिखते हैं। सबसे पहले देखिए आपने लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी, उसके बाद कैपिटल ए स्मॉल बी, देन कैपिटल ए। नेक्स्ट रो में आपने लिखा है कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए। नेक्स्ट रो में आपने लिखा है कैपिटल बी और एन, एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। और ये सारे जो हैं आपके एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो अभी अभी आपने बनाना सीखा था। तो इस तरीके से 9 स्क्वायर टेबल में आप वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपका जो भी मिसिंग नंबर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इसमें सवाल में दिखा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डेटा इन अ 9 स्क्वायर टेबल एंड फाइंड द नोन क्लास फ्रीक्वेंसी। अब अननोन क्लास फ्रीक्वेंसीज को आपको यहाँ पर जानना है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है खर्चीले पिता और खर्चीले पुत्र, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है खर्चीले पिता व कंजूस पुत्र, कंजूस पिता व खर्चीले पुत्र, और कंजूस पिता व कंजूस पुत्र। अब इसमें आपको 2 एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, है ना, खर्चीले पिता और साथ में कंजूस पिता। मतलब एक ऐसे फादर हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और एक ऐसे फादर हैं जो खर्चा नहीं करते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम इसमें सन के बारे में भी बताया, बेटे के बारे में भी बताया है कि कंजूस पुत्र है और एक खर्चीला पुत्र है। तो अब इसको हम एट्रीब्यूट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो हमने क्या कहा था कि किसी को कैपिटल ए में ले लेते हैं और किसी चीज़ को स्मॉल ए में। तो सबसे पहले यदि खर्चीले पिता को हम कैपिटल ए तो कंजूस पिता को क्या मानेंगे, स्मॉल ए। अगर खर्चीले पुत्र को हम कैपिटल बी मान रहे हैं तो कंजूस पुत्र को हम किससे मानेंगे, स्मॉल बी से। अब हम देख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पहले इसने क्या कहा, खर्चीले पिता और खर्चीले पुत्र दोनों को क्या नाम दिया था हमने, कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो इन दोनों का एसोसिएशन क्या बना, कैपिटल ए कैपिटल बी, ब्रैकेट में लिख देंगे। इसकी नंबरिंग दी हुई थी 327। देन खर्चीले पिता व कंजूस पुत्र, खर्चीले पिता को हमने स्मॉल किससे दिखाया था, खर्चीले पिता को कैपिटल ए से दिखाया था, तो कैपिटल ए, और कंजूस पुत्र को हमने किससे दिखाया था, स्मॉल बी से। तो इसीलिए इनका जो एसोसिएशन बना वो क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी 545। देन यहाँ पर दिया हुआ है कंजूस पिता व खर्चीले पुत्र जिसका टोटल नंबर दिया हुआ है 741। तो हम लोगों ने कंजूस पिता को स्मॉल ए माना था और खर्चीले पुत्र को कैपिटल बी माना था। तो यहाँ का एसोसिएशन क्या बना, स्मॉल ए कैपिटल बी इज इक्वल्स टू 741। उसके बाद है एसोसिएशन बनाना है आपको कंजूस पिता व कंजूस पुत्र, दोनों को ही आपने क्या नाम दिया था, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इनका एसोसिएशन क्या बना, स्मॉल ए स्मॉल बी ब्रैकेट के अंदर, और उनका नंबर कितना आया 235। अब आपको क्या करना है, 9 स्क्वायर टेबल बनाना है और जो जो वैल्यू आपके पास है उस वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। इसमें लाइट लेटर्स जो लिखे हुए हैं जैसे 327 है ना, 545, 741, 235, ये ऑलरेडी नंबर्स आपके पास थे। और जो डार्क लेटर्स में है उसको आपने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया है। अब जैसे 327 पहले आप कॉलम में देखें तो 327 प्लस 741 करेंगे तो कितना आएगा 1068, मतलब आपको कैपिटल बी की वैल्यू यहाँ पर मिल गई। नेक्स्ट अगर आप देखें तो कैपिटल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आपको पहले से पता थी 545, और स्मॉल ए एंड स्मॉल बी की वैल्यू भी आपको पहले से पता थी 235।
आप दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसकी आपको वैल्यू मिल गई किसकी, स्मॉल बी की। तो स्मॉल बी की वैल्यू कितनी आई, 780। नेक्स्ट में आपको कोई भी वैल्यू नहीं पता थी, ना कैपिटल ए की पता थी, ना स्मॉल ए की, और ना कैपिटल एन यानी कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन की। तो आप क्या करेंगे, 327 प्लस 545 पहले रो में आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगी कैपिटल ए की वैल्यू 872। अब नेक्स्ट रो में आप ऐड करेंगे 741 प्लस 235, तो आपका नंबर आ जाएगा 976। इस तरीके से आपको स्मॉल ए की वैल्यू पता चल गई। देन कैपिटल बी की वैल्यू आपने अभी भी कैलकुलेट कर ली थी, और 780 भी आपने कैलकुलेट कर लिया था। तो कैपिटल बी और स्मॉल बी को अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1848। तो ये आ गई आपकी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरीके से जितनी वैल्यूज़ आपको पता है उन वैल्यूज़ को आपको 9 स्क्वायर टेबल में पुट कर देना है और मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। तो इस तरीके से आप 9 स्क्वायर टेबल की हेल्प से एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपने एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू सो मच।